Good evening, Good evening, everyone. everyone. On behalf Yeah. of NEST 24 into 7, I welcome you to our public awareness program on Say No to NASH. It's a fight against fatty liver. NEST 24 into 7 aspires to bring best-in-class education and awareness program to serve healthcare workers, patients, and their caregivers. To speak on the topic today, we have a renowned gastroenterologist, Dr. Vivek Joshi from Ahmedabad. He needs no introduction, however, I would feel my duty if I don't mention that he is a leading gastroenterologist in Ahmedabad, providing comprehensive and compassionate care to many patients for various gastrointestinal and liver conditions. He is having a good experience in building a clinical skill set that allows him to deliver patient centric care. He is currently a consultant gastroenterologist at Ansh Gastro Clinic, Ahmedabad. We salute, sir, your dedication towards spreading awareness related to liver health and disease. So now I invite Dr. Vivek to enlighten us on Say No to NASH. Over to you, sir. Thank you for the introduction. Good evening, everyone. So today our topic is on fatty liver, which is called as non-alcoholic fatty liver disease. तो बेसिकली जो है इंटरनेशनल नैश डे की शुरुआत हुई थी 2018 में और उसको अक्रॉस द ग्लोब इंटरनेशनल नैश डे को सेकेंड थर्सडे ऑफ जून सेलिब्रेट किया जाता है और अपना इनिशिएटिव अभी यही है कि ये टाइप का जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि काफी प्रीवेलेंट है, अभी इंडिया में ऑलमोस्ट 16 to 30% पेशेंट्स को फैटी लीवर का प्रॉब्लम होता है। कई बार पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, अल्ट्रासाउंड पे इंसिडेंटल डिटेक्शन होता है, कुछ और कारण की वजह से सोनोग्राफी करवाते हैं और फैटी लीवर का पता चलता है और उसके बाद वो कंसल्टेशन के लिए आते हैं। तो ये जो डिजीज है उसके कारण क्या है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बेसिकली जो शरीर में एब्डोमेन में अपर पार्ट में होता है, तकरीबन 1.5 किलो और पिंकिश ब्राउन कलर का होता है। उसका जो काम होता है मेन वो ये होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, ब्लड कंपोजिशन को रेगुलेट करता है, बाइल प्रोडक्शन करता है और जो भी अशुद्धियां होती है खून में उसको डिटॉक्स करता है। जैसे किडनी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है वैसे ही लीवर भी एक तरीके का डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और साथ में ही वो प्रोटीन बनाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है और बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जो कि लीवर के थ्रू ही पॉसिबल होते हैं। तो लीवर बहुत ही वाइटल ऑर्गन है हमारे शरीर का। अभी जो फैटी लिवर है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है। फैटी लिवर बहुत सारे कारण की वजह से होता है। जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, मतलब कि जो इंसान अल्कोहल हाई लेवल में कंज्यूम नहीं करते उसमें फैटी लिवर हो जाता है। तो उसके मेन 2 टाइप के डिजीज है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। अब इन दोनों डिजीज के बारे में मैं थोड़ा विस्तार में आपको बताऊंगा। तो जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है वो ज्यादातर ऐसे लोगों में होता है कि जिनको डायबिटीज है, ओवरवेट है, कोलेस्टेरॉल जिनका हाई रहता है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, या तो फिर जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब कि डायबिटीज, हाई कोलेस्टेरॉल, ओबेसिटी, इसका कॉम्बिनेशन, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऐसे जो डिजीज होते हैं इसमें ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज वो काफी प्रीवेलेंट है। अभी उसके लिए एक नया टर्मिनोलॉजी भी कॉइन किया गया है, वो है मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज और मेफेल्डी। इसको नेफेल्डी बोल रहे हैं, वही चीज है मेफेल्डी। तो ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिजीज है। अभी जो है 4 में से 1 लोगों को ये नेफेल्डी है, जो कि हमने परसेंटेज में बात किया, और उसमें से 10 में से 9 लोगों को काफी सीवियर फॉर्म में भी हो जाता है जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। और ये एक तरीके का रिस्क फैक्टर है बाद में लीवर सिरोसिस डेवलप करने के लिए। तो उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि ये जो हेल्दी लीवर होता है उसमें जब फैट डिपोजिशन यानी कि चर्बी का जमा होना, उसकी वजह से फैटी लिवर होता है। और उसके कारण जो मैंने आपको बताया उन कारणों की वजह से फैट पहले जमा होता है लीवर में और उसके बाद फैट वहां पे जो चर्बी का जमा हुआ होने की वजह से
लीवर के जो अंदर के सेल्स होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, यानी कि उसमें साथ में फाइब्रोसिस भी होता है। इसको जब सूजन आता है तो अपने को जैसे खरोच लगती है, बाद में वो हील होता है, तो जैसे स्कार रह जाता है, वैसे ही इसमें लीवर फाइब्रोसिस होके लीवर में एक स्कार रह जाता है, उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। और बाद में ये जो नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस यानी कि नैश, NaSH, वो बाद में लीवर सिरोसिस की तरफ प्रोग्रेस करता है। लीवर सिरोसिस मतलब कि लीवर के जो कोश है उनका नाश हो जाना, मतलब कि जो लीवर का नॉर्मल काम है वो लीवर बाद में कर नहीं पाता, और प्रोटीन ठीक से शरीर में बन नहीं पाता, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो आगे जा नहीं पाते, तो उसकी वजह से शरीर में कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू होते हैं। इसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस, जो कि ज्यादातर कॉमन टर्मिनोलॉजी में अगर हम बोले तो अल्कोहल की वजह से, दारू पीने की वजह से जो लीवर फेल हो जाता है, ऐसे कई मरीज आपने भी देखे ही होंगे जो कि लीवर सिरोसिस कहा जाता है। वैसा ही अल्कोहल ना पीने वाले लोग, जो कि शायद अल्कोहल थोड़ा कंज्यूम भी करते पर उतने लेवल में नहीं करते कि जिसकी वजह से उनको अल्कोहल की वजह से लीवर का प्रॉब्लम हो जाए, बल्कि इनको होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो ऐसे लोगों में भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। ये बात इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कई बार पेशेंट्स को यही क्वेश्चन होते हैं कि मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में दारू की एक बूंद भी नहीं ली, तो मुझे कैसे लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो नैश उसका एक कारण है कि जो कि लीवर सिरोसिस कर सकता है, जो कि हमने पहले ही बात कर ली कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, बाद में नैश और उसके बाद सिरोसिस, ये तीन इसके मेन स्टेजेस हैं, ये हमेशा याद रखना जरूरी है। अभी जो उसके कारण है तो बेसिकली है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब कि वजन का ज्यादा होना। अभी वजन जो है वो BMI के हिसाब से हम लोग ओबेसिटी को क्लासिफाई करते हैं। BMI जो कि कॉमन WHO क्राइटेरिया है उसमें 25 को नॉर्मल गिना जाता है, 18.5 to 25 दैट इज नॉर्मल। अब वो BMI का फॉर्मूला है योर वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। मतलब कि अगर आपका वेट है 60 kg और आपका हाइट है 1.6 मीटर, तो 60 डिवाइडेड बाय 1.6 मीटर का स्क्वायर, उसका जो वैल्यू आता है उसको बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI बोलते हैं। अभी BMI WHO के लिए 18.5 से 25 नॉर्मल है, पर जो एशियन पॉपुलेशन है यानी कि हम लोग इंडियंस, इसमें ऐसा है कि BMI अप टू 23 नॉर्मल गिना जाता है, क्योंकि हमारे जेनेटिक्स ऐसे हैं कि थोड़ा भी अगर BMI ज्यादा हो तो हमको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हृदय की बीमारी, ये सब होने का चांस ज्यादा रहता है। तो हमारे लिए ये याद रखना जरूरी है कि 18.5 to 23, मतलब 23 इज अपर लिमिट फॉर अस, और 23 से 25 अगर है तो उसको ओवरवेट गिनते हैं, और 25 BMI के ऊपर है ओबेसिटी। तो हमारा BMI 23 के नीचे रखना काफी जरूरी होता है ऐसे केसेस में। दूसरी चीज है ओबेसिटी के साथ साथ जेनेटिक बैकग्राउंड, जो कि अपना थोड़ा सा जेनेटिक एसोसिएशन भी है इस डिजीज का। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं कि जो फैट का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं कर पाते, तो वो भी लीवर में जमा हो सकता है। सबसे जरूरी है फूड इनटेक, यू कांट बीट व्हाट यू ईट। तो हम जो खाते हैं वो आखिरी में अपने शरीर को ही नुकसान कर सकता है। ज्यादातर जो कि फास्ट फूड है वो अगर आपका काफी रिपीटेड कंजम्पशन है तो उसकी वजह से भी ये फैट एक्यूमुलेशन लीवर में हो सकता है। उसके साथ साथ फिजिकल इनएक्टिविटी, आजकल कई लोग फिजिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि सबका स्केड्यूल बहुत ही बिजी है। बिजी स्केड्यूल ना हो तो भी कई बार मोटिवेशन नहीं होता कि कुछ एक्सरसाइज करने जाए। ज्यादातर घर पे बैठ के सीरीज देखना, टीवी देखना और बैठ के खाना, तो ये सब चीजों की वजह से क्या होता है कि आपका फिजिकल इनएक्टिविटी भी हो गया और फूड इंटेक भी आपका ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से वेट गेन हो जाए और बाद में फैटी लिवर डिजीज हो जाता है। कुछ मेडिसिन भी ऐसा कर सकती है, और साथ में जो मैंने बताया वैसे डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का प्रॉब्लम, ये सब भी एक रिस्क फैक्टर होता है लीवर डिजीज डेवलप करने का। तो फैटी लिवर डिजीज तब बोलते हैं जब लीवर में एटलीस्ट 5% से ज्यादा लीवर के सेल्स है उसमें चर्बी का जमा हो जाना, उसको फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं।
उससे जब वो लीवर का फैट का परसेंटेज बढ़ता रहता है, वैसे ही लीवर में सूजन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ओबेसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के लिए। और उसकी वजह से नेफेल्डी की वजह से डायबिटीज का भी रिस्क बढ़ता है, और जिसको डायबिटीज है उसमें नेफेल्डी का भी रिस्क बढ़ता है। तो ये एक तरीके का साइकिल है कि जो घूमता रहता है। जिसको फैटी लिवर हो गया उसको डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाएगा, डायबिटीज है उसको फैटी लिवर डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो हमको ये साइकिल को बेसिकली ब्रेक करना है। अगर वो ब्रेक नहीं किया तो दोनों ही रिस्क फैक्टर अपने में मौजूद हो सकते हैं। अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि पता कैसे चलेगा, सिम्टम क्या होंगे, लक्षण। लक्षण जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी कि सिर्फ लीवर में जब चर्बी का जमावा हो जाता है तो उसके एज सच कोई लक्षण होते नहीं है। ज्यादातर क्या होता है कि पेशेंट्स जब कोई भी कारण की वजह से सोनोग्राफी करवाते हैं या तो फिर मास्टर हेल्थ चेकअप करवाते हैं जिसमें LFT भी करवाते हैं, तो लीवर फंक्शन टेस्ट में जो SGPT और SGOT बोलते हैं एंजाइम्स लीवर के, उसके एलिवेटेड वैल्यूज होते हैं। और अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ऐसा किया होता है, तब पता चलता है कि इनको फैटी लीवर है। जब वो आगे चल के लीवर में सूजन बढ़ाता है, मतलब कि फैट एक्यूमुलेशन हो गया, उसके बाद का जो दूसरा स्टेज आया है जिसमें लीवर में सूजन भी आ गया फैट की वजह से, तो उसमें पेशेंट को कई बार थोड़ा सा वीकनेस दिन के दौरान या तो फिर थोड़ा सा पेट में दर्द ये महसूस हो सकता है, पर हर एक में ये महसूस हो ये जरूरी नहीं है। तो ज्यादातर जो हम बोल सकते हैं कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस मतलब कि नैश, ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है और इसका इंसिडेंटल डिटेक्शन है। इंसिडेंटल मतलब कुछ और काम की वजह से हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाया और उस पर पता चला। अब जब नैश आगे चल के लीवर सिरोसिस करता है, मतलब कि लीवर के अंदर के जो कोश हैं वो काम करना बंद हो जाते हैं, तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। उसके सिम्टम्स होते हैं पेट में पानी भर जाना, मतलब कि असाइटिस का डेवलप होना, साथ साथ पैरों में सूजन आना, कहीं पे अगर खरोच लगती है तो खून का स्त्राव बंद ना होना, इसके अलावा पीलिया होना मतलब कि जॉन्डिस होना, दिन में नींद ज्यादा आना, रात को नींद कम आना, कंफ्यूजन रहना, ये सब होता है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। मतलब कि जब लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन कर नहीं पाता तो जो अशुद्धि है वो खून में बढ़ जाती है और फाइनली वो दिमाग पे असर करती है और पेशेंट कंफ्यूज रहता है, कई बार बेहोश भी हो जाता है। ये सब उसके सिम्टम होते हैं। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है ब्लड वॉमिटिंग। लीवर सिरोसिस में पेशेंट को ब्लड वॉमिटिंग भी हो सकता है, क्योंकि जो लीवर की वजह से, सिरोसिस की वजह से जो भोजन नलिका बोलते हैं और पेट का भाग, उसके अंदर कई बार खून की नलियां फूल जाती है और वो फटती है। तो इसकी वजह से कई बार खून का उल्टी होना या काले कलर का टार जैसा लेट्रिन आना, एकदम पतला पानी जैसा टार जैसा काले कलर का लेट्रिन आता है जब अंदर से खून गिरता है। तो ये सब सिम्टम होते हैं कॉम्प्लिकेटेड नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस यानी कि सिरोसिस के। अभी उसका डायग्नोसिस कैसे करना है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो उसके हमने थोड़ी बहुत उसमें भी चर्चा कर ली कि सोनोग्राफी पे पता चलता है फैटी लीवर है, ब्लड टेस्ट में अल्टर्ड SGPT SGOT ये वैल्यू से पता चलता है। परफेक्ट डायग्नोसिस अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज का करना है तो उसके लिए लीवर बायोप्सी का जरूरत होता है। नॉन इन्वेजिव डायग्नोसिस जो होता है वो होता है फाइब्रोस्कैन, MR इलास्टोग्राफी और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। तो ज्यादातर क्या होता है कि पेशेंट्स का जब SGPT SGOT अल्टर्ड रहता है तो उनको ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि उनको भी ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो सकता है। तो उसके लिए आगे वर्कअप करना जरूरी होता है। तो अगर आपका SGPT 80 या 100 की वैल्यू है, बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है, तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना है, पर उसके लिए फर्दर वर्कअप करना है कि और कोई कारण है कि आप अल्कोहल ले रहे हैं उसकी वजह से है, या अगर अल्कोहल नहीं ले रहे हैं तो नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस या बहुत सारे लीवर के डिजीज होते हैं जिसमें SGPT और SGOT का वैल्यू बढ़ा हुआ हो सकता है। तो जो हम बाकी के जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट यूज करते हैं वो होते हैं, एक तो FIB-4 स्कोर, FIB-4 FIB-4 स्कोर होता है। उसमें हम लोग एज देखते हैं, SGPT SGOT का वैल्यू और प्लेटलेट काउंट, और इसको एक फॉर्मूला में हम लोग असेस करके
प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अंदर लीवर में फाइब्रोसिस हुआ कि नहीं, यानी कि लीवर में सूजन आया कि नहीं। दूसरे भी बहुत सारे स्कोर है, वो है NAFLD फाइब्रोसिस स्कोर, उसमें एज, SGPT, SGOT, प्लेटलेट काउंट, बॉडी मास इंडेक्स, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और सीरम एल्ब्यूमिन यानी कि एक प्रोटीन, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करके उसका स्कोरिंग करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि नॉन अल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस है कि नहीं। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो सबसे नॉन इन्वेजिव और सबसे बेसिक मेथड है फैटी लिवर डायग्नोस करने का, जो कि इजीली अवेलेबल है। और उसमें ज्यादातर फैट का डिटेक्शन तभी हो पाता है जब 20-25% से ज्यादा फैट अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड पे परफेक्ट डायग्नोसिस कई बार फैटी लिवर का नहीं भी हो पाता। तो जब आपका SGPT SGOT अल्टर्ड है तो अल्ट्रासाउंड के अलावा जो हम दूसरा करते हैं वो है फाइब्रोस्कैन, जिसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी। तो ये भी एक तरीके का नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। इसमें भी एक अल्ट्रासाउंड प्रोब जैसा ही प्रोब आता है, उसको हम लीवर के एरिया पे रख के अंदर फैट कंटेंट कितना है और अंदर फाइब्रोसिस यानी कि सूजन कितना है, ये दोनों चीजें हम असेस करते हैं। इसमें 2 से 5 मिनट मैक्सिमम लगते हैं लीवर इलास्टोग्राफी करने में, और उससे अपने को पता चल सकता है कि कितना अंदर लीवर को प्रॉब्लम अभी नैश की वजह से हुआ है। उसके दो मेन पैरामीटर है, एक है कैप मतलब कि कंट्रोल अटेन्युएशन पैरामीटर, वो लीवर में फैट का कंटेंट कितना है वो मेजर करता है, और LSM मतलब कि लीवर स्टिफनेस मेजर, वो अंदर फाइब्रोसिस यानी कि लीवर में सूजन कितना है वो मेजर करता है। तो ज्यादातर जब भी पेशेंट हमारे पास नॉन अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज लेके आते हैं तो उसमें हम लोग ये ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी यानी कि फाइब्रोस्कैन एडवाइस करते हैं, ये जानने के लिए कि लीवर का जो स्टेज है, फैटी लिवर का स्टेज है, वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का पहला स्टेज है या फिर वो नॉन अल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस यानी कि दूसरा स्टेज है नैश, या कई बार ऐसा भी होता है कि सीधा तीसरा स्टेज मतलब कि लीवर सिरोसिस भी ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी पे हमको मिलता है। भले ही अल्ट्रासाउंड में वो फैटी लीवर लिखा हो, पर कई बार अल्ट्रासाउंड में भी वो डिटेक्ट नहीं हो पाता और लीवर सिरोसिस सीधा ही ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी पे पता चल सकता है। दूसरा होता है MR इलास्टोग्राफी, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, पर थोड़ा सा वो कॉस्ट वाइज ज्यादा है। फैट कंटेंट 1% तक वो मेजर कर सकता है। फाइनल जो डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ चॉइस है वो लिवर बायोप्सी है, क्योंकि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है उसके कई बार डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होते हैं, दूसरे भी कारण होते हैं फैटी लिवर होने के। तो ये होता है एक तो अल्कोहल कंजम्पशन करने की वजह से, दूसरा कई बार आपने कुछ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन लिया या कुछ और मेडिसिन आपका चल रहा है एलोपैथी का भी, तो उसमें भी कई बार लिवर में फैट का एक्यूमुलेशन हो सकता है। तीसरा जो कि स्त्रियों में काफी कॉमन है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, मतलब कि शरीर अपने ही लीवर पे हमला करता है। शरीर जो होता है वो अपना और पराया पहचान नहीं पाता, और लीवर को एक वो एंटीजन की तरह कंसिडर करके उसके ऊपर ही हमला कर देता है, तो उसकी वजह से भी लीवर में फैट एक्यूमुलेशन और फाइब्रोसिस हो सकता है। इसके अलावा के जो कारण है वो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, मतलब कि क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस, जहरीले पीलिया का जो चेप बोलते हैं, उसमें भी कई बार फैटी लिवर और फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। तो ये जरूरी होता है कि हम बाकी के भी कॉज रूल आउट कर ले नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज लेबल करने से पहले। तो ज्यादातर जो इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं वो यही होते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट आता है, एक HbA1c, NT-HCV आता है, उसके साथ लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और TSH यानी कि थायराइड टेस्ट। ये हम सबसे बेसिक चीजें असेस करते हैं, क्योंकि कई बार फिर पेशेंट जो होते हैं फैटी लिवर डिजीज इनके फैटी लिवर डिजीज की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, पर उनमें कई बार हेपेटाइटिस C या B वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट ही बदल जाता है। तो जब भी फैटी लिवर आता है तो उसका वर्कअप आगे करवाना जो मैंने बताया वैसे इतने इन्वेस्टिगेशंस करवाना जरूरी होता है। अभी दूसरी जो एक चीज है, नैश क्यों डेंजरस है, ये मैं एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत ही क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो होता है लिवर सिरोसिस यानी कि लीवर का सड़ जाना, वो एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है। प्री मैलिग्नेंट मतलब कि कैंसर के आगे की अवस्था बोला जाता है लिवर सिरोसिस को। सो
जो हम बात कर रहे थे कि नैश के रिलेटेड जो सिरोसिस है, तो सिरोसिस जो होता है वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, मतलब कि कैंसर के पहले की अवस्था। ज्यादातर लीवर के जितने भी सिरोसिस होते हैं वो बाद में कई बार 2 से 5% में कैंसर में परिवर्तित हो सकते हैं। पर दो कंडीशंस ऐसी है कि जिसमें लीवर सिरोसिस के बिना ही सीधा लीवर का कैंसर हो सकता है। ये दो कंडीशन है, एक हेपेटाइटिस बी, जहरीले पीलिए का इन्फेक्शन, वायरल हेपेटाइटिस बी, और दूसरा है ये नॉन अल्कोहलिक स्टीरोइड हेपेटाइटिस। मतलब कि नैश में ऐसा है कि सिरोसिस किए बिना ही वो सीधा ही लीवर का कैंसर कर सकता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब लीवर का कैंसर लेके पेशेंट हमारे पास आता है तो पता चलता है बाद में कि इनको लीवर का सिरोसिस नहीं था, तो भी उनको डायरेक्टली लीवर का कैंसर हो गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं अभी नोट करवाना चाहूंगा कि जो फैटी लीवर है तो उसको आगे ट्रीट करना और इन्वेस्टिगेट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बाद में जो आते हैं पेशेंट्स, उनके पास यही क्वेश्चन होता है कि हमको कुछ भी नहीं है, ना हमको वायरस का इन्फेक्शन है, ना हमको अल्कोहल का कंजप्शन का हिस्ट्री है, हमने कुछ किया ही नहीं ऐसा, तो हमारे साथ ऐसे लीवर का कैंसर कैसे हो सकता है। तो उसका ये आंसर है कि डायबिटीज के साथ जो कई बार ये जो फैटी लीवर होते हैं, नैश हो जाता है, तो उसमें लीवर का कैंसर बाद में सिरोसिस हुए बिना भी हो सकता है। जो सीवियर नैश है वो रिवर्सिबल नहीं है। एक स्टेज पे जब पहुंच जाता है, जब फाइब्रोसिस पे हम फाइब्रोस्कैन करते हैं और फाइब्रोसिस का स्कोरिंग 12-13 के ऊपर आता है, जो कि लीवर सिरोसिस तक पहुंच गया है, तो उसके बाद इसका नैश का ट्रीटमेंट करने का कोई मतलब नहीं रहता। फिर हमको लीवर सिरोसिस के लिए ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो जब तक हमारे पास टाइम है, हम उसके लिए इंटरवेंशन करके और आगे उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और बाकी की ट्रीटमेंट करके उसको रिवर्स करने का पहले ट्राई करना पड़ता है। वरना बाद में लिवर सिरोसिस होने के बाद हम उसको रिवर्स नहीं कर पाते। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके भी मन में होगा। तो उसको शंकर भगवान का मैं त्रिशूल अप्रोच बोलता हूँ। त्रिशूल के 3 शूल हैं, तो इसमें एक है डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब कि जो हम रूटीन करते हैं उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। दूसरा जो है वो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, और तीसरा है फार्मेकोथेरेपी। ये त्रिशूल अप्रोच है, ये फॉलो करना बहुत ही जरूरी है जब आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान को ट्रीटमेंट लेने का, मतलब कि फार्माकोथेरेपी ड्रग्स लेने का जरूरत पड़ता है इसके लिए। ज्यादातर जो फैटी लिवर डिजीज है वो डाइट एंड एक्सरसाइज, ये दोनों से ही कंट्रोल किए जा सकते हैं। मतलब कि फैटी लिवर का ट्रीटमेंट आपके ही हाथ में है 90% केसेस में। तो वो कैसे करना है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस में क्या क्या करना है, एक्सरसाइज कैसे करना है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। डाइट पैटर्न में जो चेंज करना है वो ज्यादातर यही होता है कि लेस कैलोरी डाइट कंज्यूम किया जाए, लेस फैट कंटेनिंग डाइट कंज्यूम किया जाए, और जो अपना वेट लॉस का गोल है 3 to 5% ऑफ बॉडी वेट, मतलब कि अगर आपका वेट है 70 kg, 70 किलोग्राम, तो अगर आप 3.5 किलो भी वेट लॉस करते हैं तो भी लीवर का जो फैट कंटेंट है वो इसमें से इंप्रूव हो जाएगा और लीवर फैटी लीवर में से हेल्दी लीवर हो जाएगा। और अगर आप में नैश हो गया है, मतलब कि लीवर में सूजन आ चुका है, तो ऐसे पेशेंट्स में 7 से 10%, मतलब कि 70 kg वेट है तो आप 7 kg तक का वेट लॉस करेंगे, तो उसमें भी आपको नैश में भी काफी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मेडिसिन काफी अवेलेबल है, वेट लॉस के लिए भी मेडिसिन है और फैटी लिवर के लिए भी मेडिसिन है। पर जो कॉर्नर स्टोन है, जो मेन अपना है, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा इमारत खड़ा करना है, वो स्टोन आपका है वेट लॉस। तो वेट लॉस के लिए आपको फैट, लेस फैट वाला डाइट, लेस कैलोरी वाला डाइट, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करना है। तो ये मैं बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स फिर आते हैं जिनको एक्सरसाइज नहीं करना है, वो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेडिसिन से या तो वेट लॉस कर दो या तो मेडिसिन से फैटी लिवर को डिजोल्व कर दो। तो उनके लिए मेरा ये एडवाइस रहता है कि दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, जो कि है डाइट मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद एक्सरसाइज। तो ये जो अपना चार्ट है उसमें यही दिखा रहा है कि स्टीएटोसिस है तो वेट लॉस 2 to 3% है। अगर बायोप्सी पे बलूनिंग
हो गया है और इन्फ्लामेशन आ गया है तो अप टू 5% या उससे ज्यादा हमें वेट लॉस का टारगेट करना पड़ता है। और जब फाइब्रोसिस हो जाता है तो अप टू 10% या उससे ज्यादा वेट लॉस करना पड़ता है। अब वेट लॉस भी कैसे करना है वो भी इम्पोर्टेंट है कि वेट लॉस ऐसा नहीं है कि 7 kg है तो हम 1 महीने में ही उसको रिड्यूस करने का ट्राई करें। एकदम से रैपिड वेट रिडक्शन के भी काफी डिसएडवांटेजेस बॉडी को हो सकते हैं। तो सेफ वेट लॉस जो है वो होता है 1 वीक में आधे से 1 किलो का वेट लॉस। तो ज्यादातर जो मैं एडवाइस देता हूँ पेशेंट्स को 10% वेट लॉस का वो 2 to 3 मंथ्स के पीरियड में स्लोली वेट रिडक्शन का एडवाइस होता है। ये नैश कुछ ऐसा रैपिडली डिटेरियोरेटिंग कंडीशन नहीं है कि आपको तुरंत ही वो सिरोसिस कर देगा। आपको काफी टाइम मिलता है, पर 2 से 3 महीने में आपको स्लोली वेट रिड्यूस करना जरूरी है। और ये खास ध्यान रखना है कि एकदम रैपिड वेट रिडक्शन भी ना हो और बहुत स्लो वेट रिडक्शन भी ना हो। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा जो है ये जो डाइट का चार्ट दिखा रहा है कि ज्यादातर जो है आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल व्हीट ग्रेन्स, नट्स, लेग्यूम्स, सीड्स और हर्ब्स ये सब कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। मतलब कि जो आप हरी सब्जियां ज्यादा लेंगे तो और फ्रूट ज्यादा लेंगे तो उसमें वेट लॉस होने का चांस ज्यादा है। अगर आप फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका वापस वेट लॉस होने का चांस कम हो जाएगा। ज्यादातर जो है डेयरी प्रोडक्ट्स में चीज, योगर्ट, वो सब भी आपको थोड़ा कंजम्पशन उसका कम करना पड़ता है। उसके अलावा जो रेड मीट है वो हो सके उतना कम करना है कंजम्पशन। ये हुआ डाइट का बात कि डाइट का एक अपना है। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्लैक कॉफी। मैं ये बात खास हाईलाइट करना चाहूंगा कि ब्लैक कॉफी 2 to 3 कप्स पर डे विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क, दैट इज कॉल्ड ब्लैक कॉफी। अगर ये आप कंजम्पशन लेते हैं तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। उसमें से एक है फैटी लीवर में जो फाइब्रोसिस है उसको कम करना, फैट कंटेंट को कम करना, क्योंकि वो लीवर का मेटाबॉलिक पैटर्न चेंज कर देता है। वो ज्यादातर फैट का कंजम्पशन बढ़ा देता है तो उसकी वजह से लीवर का जो फैट का एक्यूमुलेशन है वो कम हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो ब्लैक कॉफी कंजम्पशन करें तो उसमें शुगर ना डाले और मिल्क ना डाले, उसको ही ब्लैक कॉफी बोलते हैं। तो 2 से 3 कप डेली अगर आप कंज्यूम करते हैं तो लीवर का कैंसर होने का रिस्क, पेंक्रियाज का कैंसर होने का रिस्क और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने का रिस्क, ये तीनों कम करता है और इसके रिसर्च स्टडीज भी है। तो ये आप अगर करेंगे साथ में एक्सरसाइज के साथ तो भी आपका फैटी लिवर का रिस्क कम हो सकता है। दूसरा है जो एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें 2 टाइप के एक्सरसाइज रहते हैं। एक जो होते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं, उसमें ज्यादातर जो एरोबिक्स करवाते हैं जिम में, और साथ साथ वॉकिंग है, स्लो जॉगिंग है, स्विमिंग है और साइकिलिंग। तो ये मॉडरेट इंटेंसिटी रहनी चाहिए, मतलब कि 40 से 50 मिनट एक दिन में हमें इतनी एक्सरसाइज करनी है। यानी कि वीक का आपका कुल मिला के तकरीबन 200 मिनट इतना आपका टारगेट रहना चाहिए कि आप एक्सरसाइज करें। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो दूसरा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज आता है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मतलब कि वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग अगर आप डंबल से करना चाहे या जिम के इंस्ट्रूमेंट से करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। वो भी 40 से 50 मिनट अगर आप डेली करते हैं तो इससे आपका जो है मेटाबॉलिक पैटर्न लीवर का वो चेंज हो जाएगा और फैट का जो कंजम्पशन है वो बढ़ा देगा। तो उसकी वजह से आपका फैट कंटेंट लीवर का कम होगा। तो एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी चीज है। डाइट एंड एक्सरसाइज ये दोनों की वजह से 80 to 90% फैटी लिवर डिजीज को हम रिजोल्यूशन में ला सकते हैं। साथ में आपको अच्छे से स्लीप लेना जरूरी है और योगा मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे है तो ये तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि योगा भी आप कर ही सकते हैं। इसमें उसमें भी काफी कैलोरीज बर्न होती है और मेंटल रिलैक्सेशन भी मिलता है। दूसरा जो है मैंने पहले ही बताया कि शुगर इंटेक कम करिए। शुगर में क्या क्या दूसरा भी कम करना चाहिए, तो उसमें पोटेटोस। पोटेटोस क्या होता है कि अपने को मीठा नहीं लगता, वो मुंह को मीठा नहीं लगता पर ब्लड को मीठा लगता है। जैसे ही वो कंजम्पशन अंदर जाता है वो स्टार्च में से सब शुगर्स रिलीज होती है और वो आखिरी में जाके लीवर में जमा हो जाती है। तो पोटेटोस कम करना है, फास्ट फूड कम करना है, राइस अगर हो सके तो आपको थोड़ा कट डाउन करना है। बाकी का जो आपका रूटीन डाइट है वो आप रिज्यूम कर सकते हैं, पर लेस फैट एंड लेस शुगर, दिस इज द वे टू गो। बाकी विटामिन और मिनरल्स का कंजम्पशन आपको बढ़ाना है। फार्मेकोलॉजिकल अप्रोच की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारी दवाइयों का ट्रायल किया गया था। ड्रग्स का विटामिन ई, पायोग्लिटाजोन, सारोग्लिटाजोन। तो विटामिन ई जो है वो काफी कम कॉस्ट में अवेलेबल है
उसका 400 यूनिट्स बीडी मतलब कि ट्वाइस डेली का डोज होता है, पर वो कार्डियक पेशेंट्स में नहीं दे पाते और उसका भी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जरूरी होता है। दूसरा पायोग्लिटाजोन भी डायबिटिक नॉन डायबिटिक दोनों में ट्रायल हुआ था, उसका भी अच्छा रिजल्ट है फैटी लिवर में। और एक है सारोग्लिटाजार। तो सारोग्लिटाजार जो है वो नॉन अल्कोहलिक स्टीatoहेपेटाइटिस और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज दोनों में उसका अच्छा रोल है। ज्यादातर हम सारोग्लिटाजार तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब फैट का कंटेंट ज्यादा होता है और फाइब्रोसिस भी साथ में होता है, मतलब कि लीवर में सूजन भी है और लीवर में फैट भी है। अगर दोनों चीजें हैं तो हम सारोग्लिटाजार और उसके साथ साथ वेट लॉस और जो डाइट मॉडिफिकेशन ये प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें जब नैश हो जाता है पेशेंट को और बहुत ही ज्यादा स्टीatoहेपेटाइटिस है, बहुत ज्यादा सूजन है, तब हम ये शंकर भगवान का तीसरा जो शूल है वो हम यूज करते हैं। तो जो टिप्स है वो यही है कि आपके फैट कंटेंट को कम कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए और साथ में एक हेल्दी वेट को मेंटेन कीजिए, मतलब कि 23 BMI आपका कट ऑफ होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अल्कोहल कंजम्पशन आप नहीं कर सकते। अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो गया तो आप अल्कोहल लेंगे तो उसकी वजह से बैश हो जाता है। बैश मतलब कि बोथ अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक स्टीatoहेपेटाइटिस, मतलब कि दोनों की वजह से लीवर में सूजन आ सकता है। तो ये भी आपको अल्कोहल भी बंद कर देना पड़ता है। साथ में स्मोकिंग, जो भी आपकी हैबिट्स है वो सब आपको बंद करनी है और मेडिकेशंस जो भी आपको प्रिस्क्राइब किए हुए हैं वो भी लेने हैं। और अगर आपको नैश का डायग्नोसिस हुआ है तो आप दूसरा जो चीज कर सकते हो, आपके डॉक्टर को ये पूछ सकते हैं कि और कोई वायरस का इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए मैं वैक्सीन ले सकता हूँ कि नहीं। तो हेपेटाइटिस बी और ए ये दोनों वायरस का वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी और ई इन दोनों का वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो ए और बी का जो वैक्सीन है उसके डोजेज होते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के 3 डोजेज है, जो कि 6 महीने में हम लोग 0, 1 मंथ और 6 मंथ ऐसे 3 डोजेज देते हैं। और हेपेटाइटिस ए वैक्सीन के जो नए वैक्सीन आए उसके सिंगल डोज ही है। सिंगल डोज से आपको इम्यूनिटी मिल सकता है। ये इसके लिए लेना जरूरी है क्योंकि आपको नैश है और उसके ऊपर अगर आपको वायरस का इन्फेक्शन लग गया है तो आपको जो लीवर का ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है वो और भी वर्जन हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये करना है। और फाइनली जो चीज है, ये सब ट्रीटमेंट का बात हुआ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का, हमको ये याद रखना है कि उसको होने ही नहीं देना है। मतलब होने कैसे नहीं देना है, तो बैलेंस डाइट लेके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, बीएमआई को प्रॉपरली मेंटेन करके, और शुगर का आपको एक एज के बाद 40 साल के बाद एटलीस्ट आपको ईयरली या 2 ईयरली उसका चेकअप करवाते रहना है कि अगर आपको डायबिटीज का शुरुआत है तो उसका जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। क्योंकि अगर डायबिटीज है पेशेंट को और उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होगा तो भी फैटी लिवर डिजीज उसमें भी बढ़ सकता है। तो ये बेसिक टिप्स है, पर जो ज्यादातर याद रखना है अपने को यही है कि नॉट ऑल फैटी लिवर डिजीजेज आर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। कुछ और भी कारण हो सकते हैं तो उसका इवेल्युएट करवाइए। और अगर इवेल्युएशन में फैटी लिवर डिजीज आता है, नॉन अल्कोहलिक स्टीatoहेपेटाइटिस आता है, तो आपके डॉक्टर की सलाह लेके उसमें कैसे आगे बढ़ना है और क्या क्या आपको मेडिसिन का जरूरत है कि नहीं और क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस लेना चाहिए, इसके लिए आप खास कंसल्ट करें। फैटी लिवर डिजीज को सिर्फ ये कह के नहीं जाने देना है कि इट इज जस्ट अ फैटी लिवर डिजीज, बल्कि आपको खुद को ही क्वेश्चन करना है कि व्हाई फैटी लिवर, व्हाई आई एम हैविंग फैटी। उसका कारण का जवाब मिलना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जैसा कि हमने बात की ये टॉक में कि नॉन अल्कोहलिक स्टीatoहेपेटाइटिस एक प्री मैलिग्नेंट स्टेज है और वो लीवर सिरोसिस को भी बाद में प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो ये बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है कि इसको जरा भी हल्के में नहीं लेना है। ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जिसका अवेयरनेस अभी इंडिया में इतना नहीं है, पर आगे चल के शायद आज से 10-15 साल के बाद जो हम लीवर सिरोसिस देखेंगे वो ज्यादातर नॉन अल्कोहलिक स्टीatoहेपेटाइटिस की वजह से ही होंगे। क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल और साथ में डाइट पैटर्न ये दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक तरीके का अवेयरनेस है सबके लिए कि अगर आपको लगता है कि आपका वेट ज्यादा है तो आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, या तो फिर आपको ऑलरेडी पता है कि फैटी लिवर है तो उसके लिए आप आगे इवेल्युएट करवाइए और उसको ट्रीट करिए। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for this wonderful talk. This has enlightened us. And, sir, with your permission,
ask one question from the audience. That's Okay. what is the dangerous level of SGOT and SGPT? What Okay. will be the higher level? What he means to say, I think so. ओके फाइन। तो जो एसजीपीटी और एसजीओटी का वैल्यूज है वो हर एक लैब के वाइज अलग अलग होता है, पर ज्यादातर जो हम लोग नॉर्मल कंसीडर करते हैं वो अप टू 40 यूनिट पर लीटर एसजीपीटी इज कंसीडर्ड नॉर्मल। अगर 40 के ऊपर एसजीपीटी या एसजीओटी का वैल्यू आपका जा रहा है तो लीवर में कुछ फाइब्रोसिस या तो फिर कुछ सूजन होने का चांस रहता है। तो अगर 40 के ऊपर आपका वैल्यू है तो उसके लिए फिर आपको इवेल्युएट करना पड़ता है, पर तो भी लेबोरेटरी का अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल जानना जरूरी है। कई बार अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल 30 होता है, तो ऐसे पेशेंट में 40 भी हायर रेंज में बोलते हैं, पर 40 यूजुअली इज कंसिडर्ड नॉर्मल, बट देन यू हैव टू look for the laboratory values. So the other question is, what if I am not obese and diagnosed with fatty liver? So should I also restrict my calorie diet? Okay, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ज्यादातर कई लोग ऐसे होते हैं, इसको हमने नया टर्मिनोलॉजी दिया है लीन नैश। लीन मतलब कि जो पेशेंट पतला है, पतला इन द सेंस कि बीएमआई उसका 23 होगा, पर कई बार ऐसे पेशेंट्स में भी कैसा होता है कि बीएमआई इज नॉर्मल पर उसका फैट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग होता है, मतलब कि फैट कंटेंट शरीर में ज्यादा है, मसल कंटेंट कम है, तो इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फैट है वो एक्यूमुलेट होता है लीवर में। तो ऐसे पेशेंट्स में वेट लॉस से ज्यादा बॉडी का जो मॉर्फिज्म है, बॉडी का जो उनका फॉर्म है वो हम चेंज करने का उनको सलाह देते हैं। उसमें ज्यादातर हाई प्रोटीन डाइट, एक्सरसाइज जो करवाते हैं वो ये करवाते हैं कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिससे कि मसल बिल्डअप हो और फैट कंटेंट भी कम हो। उसमें वेट लॉस का गोल नहीं होता, वेट शायद उनका वही का वही रहे, शायद 50 किलो का वेट है, शायद उसका 50 ही वेट रहे, पर उसका मसल कंटेंट ज्यादा हो और फैट कंटेंट कम हो, और साथ में वो एक्सरसाइज करे और डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करे। क्योंकि डाइट तो कैसी चीज है कि डाइट अगर ज्यादा लेंगे जो फैट वाला, तो उससे फैटी लिवर बढ़ने ही वाला है, तो उसको फैट का भी जो कंटेंट कम करके हाइपोकैलोरिक डाइट फॉलो करने का एडवाइस दिया जाता है। साथ में एक्सरसाइज होता है, बस उसमें एक ही चेंज होता है कि वेट लॉस का कोई गोल नहीं होता उसमें, वेट शायद वही का वही रहे, पर डाइट और एक्सरसाइज ये दोनों चीज पे उनको फोकस करना पड़ता है। और साथ में कई बार डायबिटीज भी हो सकता है ऐसे लीन पेशेंट, तो डायबिटीज का भी आगे वर्कअप करना पड़ता है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू दैट ओनली, व्हाट इफ आई एम डायबिटिक एंड गेट डायग्नोस्ड विद फैटी लिवर? ओके, सो उसमें जो मैंने आखिरी में भी बात की थी कि डायबिटीज का भी ट्रीटमेंट करना है, आपकी डायबिटीज का भी मेडिसिन आपको कंटिन्यू रखना है, और उसके साथ साथ आपको फैटी लिवर का अगर कोई जरूरत है, नैश अगर है और उसमें कोई और मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो भी साथ में लेना जरूरी है। शुगर को कंट्रोल में रखना है, डाइट मॉडिफिकेशन करना है और एक्सरसाइज भी करना है, सब चीजें इसमें भी करनी जरूरी है। Okay, do we have Okay, any sir. other question? Yeah, sir. I think there is no question left. Okay. On behalf of Nest 24/7, I thank Dr. Vivek sir for this lively and informative talk. And sir, as you are also emphasizing the awareness for liver health and disease, it is also important for people affected by this disease to regularly visit the doctor and continue lifestyle modifications and medications if prescribed. With careful observation or precautions, it is possible to obtain the control of the disease. So I would like to thank our audience and Dr. Vivek Joshi once again for making this event successful. Stay connected with Nash 24/7 on Facebook and YouTube. Take care of yourself and your family members. Thank you. Good Okay. night. And thank you, Zydus, for this Thank you, wonderful sir. opportunity. Thank you.